जनरेट होता है उसे हम लोग डिफरेंशिएट करने की वजह से ट्रैप या फिर एक्सेप्शन कह रहे होते हैं। जैसे ही वही ट्रैप या एक्सेप्शन इन टर्म्स ऑफ अ सर्विस रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सिस्टम यूज़र लेवल पर जनरेट होता है तो उसे हम ट्रैप कहते हैं, और वो जैसे ही कर्नल मोड पे एक्सेप्ट हो जाता है यानी उसको सीपीयू के लिए जगह मिल जाती है या फिर रेडी क्यू में बैठने के लिए जगह मिल जाती है तो वो एक कर्नल मोड में आ जाता है और उसकी मोड बिट चेंज हो जाती है। ठीक है, उसे हम लोग प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस कि जो आपके सिस्टम लेवल पर एक्सेप्ट नहीं होते हैं तो उनको हम नॉन प्रिविलेज कहते हैं। ठीक है, जो आपके यूज़र लेवल पर एज अ ट्रैप जनरेट हों और वो फिर सिस्टम लेवल पर जाकर एंटर हों तो इसका मतलब कि दीज आर द प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे पास सिंपल एक ट्रांजिशन है कि यूज़र लेवल पर आपके पास जो प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, इंटरफेस के थ्रू उनकी जो स्पेसिफिक सिस्टम कॉल है वो इन्वोक होती है एंड देन वो ट्रैप जनरेट करके फिर कर्नल मोड पे जाते हैं। कर्नल मोड के बाद वो सिस्टम कॉल जो है सिस्टम लेवल पर उस पर्टिकुलर सर्विस के मॉड्यूल से एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद रिटर्न देती है आपको आउटपुट बेसिकली। टाइमर हम लोगों ने कहा था टू मेक अवर सीपीयू एफिशिएंट। ठीक है, और एफिशिएंसी इस तरह से कि हम लोगों का जो सीपीयू है वो बेसिकली हर पर्टिकुलर प्रोसेस को कुछ ना कुछ अपने साइकिल्स प्रोवाइड करे। ऐसा ना हो कि हम लोग सीपीयू को फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम एक टास्क को ही एलोकेट कर दें, तो ताकि किसी को सबसे ज़्यादा वेटिंग ना करनी पड़े। और दूसरी बात यह है कि आप के पास जो एफिशिएंट टास्क परफॉर्मेंस है वो बेसिकली अचीव हो सके, और पर्पस हमारा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्रूपुट भी आ सके, तो ये एक एफिशिएंट वे है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोगों ने टाइमर सेट किया है। हम जिस भी पर्टिकुलर टाइमर को सेट कर देते हैं, फॉर इंस्टेंस कि हर प्रोसेस को 4 नैनो साइकिल्स चाहिए सीपीयू के, तो हर 4 साइकिल्स के बाद हम उससे सीपीयू को इंटरप्ट करके वापस ले लेते हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि आपका एक साइमल्टेनियसली कंकरेंटली प्रोग्रेस हर पर्टिकुलर प्रोसेस की एग्जीक्यूट हो रही होती है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे प्रोसेस मैनेजमेंट में। नाउ प्रोसेस मैनेजमेंट इट्स ये हम लोग क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं, उसके आर्किटेक्चर से। तो उसके अंदर एक प्रोसेस मैनेजमेंट का एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारे इंटरप्ट जनरेट करता है, उस इंटरप्ट के अगेंस्ट एक सिस्टम कॉल होती है। वो सिस्टम कॉल एक फंक्शन होता है, और मैंने बताया था कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस। और प्रोसेस क्या होता है, हर फंक्शन एक प्रोसेस होता है बेसिकली। ठीक है, हर सिस्टम कॉल एक प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट हमारे पास यही होता है कि जब वो एक्टिव फॉर्म में होता है और जिसको सीपीयू मिल जाए उसे हम प्रोसेस कैसे कहते हैं, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज इन अ प्रोग्राम पैसिव मोड, दैट इज़ अ प्रोग्राम बेसिकली, राइट। तो अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद उसके मैनेजमेंट के लिए यानी कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो वी एलोकेट सम रिसोर्सेज टू इट। उन रिसोर्सेज में ये आता है कि आप उसको फाइल्स देते हैं, आप उसको स्टैक एलोकेट करते हैं। यहाँ पे ये जो मेमोरी लिखी हुई है इसमें स्टैक, हीप, सारी चीज़ें आ जाती है, जो कि आप लोगों ने नॉर्मली एक प्रोग्राम जो सीकर लिखते हैं उसको जो आप हम कहते हैं ना इसकी ये रैम, ये इसकी हीप में होता है बेसिकली, ये स्टैक में होता है, कोड सेगमेंटेशन में एटसेट्रा। तो ये वही मेमोरी लेआउट की बात कर रहे हैं। उसके अलावा डिफरेंट फाइल्स उसको प्रोवाइड की जाती है, उसको सीपीयू एलोकेट किया जाता है फॉर पर्टिकुलर साइकिल्स के लिए, और उसको कुछ अगर रिक्वायर्ड आईओ डिवाइसेज हैं वो भी एलोकेट की जाती हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास उसकी एक्टिविटीज़ क्या आती हैं। अब एक ही प्रोसेस का काम ये नहीं होता कि वो जस्ट आएगा और एग्जीक्यूट होगा एंड चला जाएगा। उसी एग्जीक्यूशन के ही अंडर वो बेसिकली इट विल बी कम्युनिकेटिंग विद द अदर प्रोसेस, जिसको हम प्रोसेस कम्युनिकेशन कहेंगे। और इसको हम लोग जब पर्टिकुलरली प्रोसेस मैनेजमेंट का चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में हम तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को, कम्युनिकेशन को और डेडलॉक हैंडलिंग को। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली मेमोरी मैनेजमेंट का भी एक पर्टिकुलर हमारे पास एक चैप्टर है जिसमें हमारे पास जो है क्या हम इससे रिलेटेड जितनी भी इसकी फंक्शंस होती हैं उन सबको हम लोग बेसिकली पढ़ रहे होंगे। मैं कहीं उड़ा दूँ। ठीक है, अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट आपके पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं बेसिकली। एक तो हमने कहा था कि एक तो रोम होती है, ठीक है, वो तो हमारे पास चलें जब बूट लोड हो रहा होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं। वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को लोड कर देता है। बट देयर इज़ अनदर मेमोरी जिसको हम रैम कह रहे थे। अब रैम में आपके पास वो वाले सारे प्रोसेस रिजाइड करते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, या फिर नॉर्मली यूज़र को जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं उसके अगेंस्ट प्रोसेस जो जनरेट होते हैं वो रैम में जाके बैठते हैं, बिकॉज उनको एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू चाहिए, और सीपीयू हमेशा रैम से ही प्रोसेस को कलेक्ट करता है, फैच करता है, ताकि वो उनको एग्जीक्यूट करे। बट द पॉइंट इज़ कि हमारे पास एक और भी मेमोरी मौजूद होती है, उसे हम लोग वर्चुअल मेमोरी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो मेमोरी में हम जब बात करेंगे तो हम लोग वर्चुअल मेमोरी की भी बात करेंगे। सो इट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर। ठीक है, ओके, अनदर फाइल सिस्टम मैनेजमेंट।
आपके पास फाइल से रिलेटेड यही होगा कि जब भी कोई आपके पास डायरेक्टरी बनती है या फिर कोई भी फाइल बनता है, एक तो ये कि वो कोई ना कोई स्पेस लेगा, स्पेस के बाद जो है आप उसको क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, राइट करते हैं या रीड करते हैं, और अगर वो कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उसे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, फिर उसके बाद उसको अपडेट करना और फिर डिलीट करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके फंक्शंस है फाइल सिस्टम में। तो जो हम लोगों ने अभी कुछ इसके फंक्शंस के नाम लिए, जैसे रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ये नॉर्मली राइट्स होते हैं हर फाइल के। क्लियर? तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मास स्टोरेज मैनेजमेंट आ गया। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी होती हैं, तो ये जो आपके पास स्टोरेज है बेसिकली ये उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। इनको नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेस करता है कि आपके पास कौन सी स्टोरेज बेसिकली यूज़ हो रही है, उससे रिलेटेड फिर उसका जो कंट्रोलर है उसको वो ड्राइवर्स के थ्रू हैंडल कर रहा होता है बेसिकली। फिर कैशे आ जाता है। वी नो दैट द कैशे इज़ मोर फास्टर देन दी अदर टाइप्स ऑफ द स्टोरेज, तो इसलिए हमारे पास ये इससे रिलेटेड कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास छोटा सा डेटा रखना होता है, और इसके अलावा ये फास्टर होता है एंड इट इज़ नियरेस्ट टू द CPU बेसिकली। फिर ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज बताई हुई हैं कि कितनी पर्टिकुलर मेमोरी में आपके पास कितनी बैंडविड्थ होती है डेटा को स्टोर करने की, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्टर आ जाता है, देन वी हैव कैशेस, तो ये इनके साइजेस बेसिकली लिखे हुए हैं। देन मेमोरी आ जाती है, फिर उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है, और ये फिर मैग्नेटिक डिस्क। और इसी लिहाज से अगर हम देखें जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है तो उसका एक्सेस टाइम भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है आपके पास, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बेसिकली। तो यहाँ पर बस यही एक फ्लो बताया हुआ है बेसिकली कि डेटा आपके पास किस तरह से फ्लो होता है। देन वी कम विद द IO सब सिस्टम्स। हमारे पास क्योंकि IO डिवाइसेज इनपुट आउटपुट के लिए एक स्पेसिफिक आपकी लाइन बेसिकली हार्डवेयर में मौजूद होती है, उसको हम IO सब सिस्टम कह रहे होते हैं बेसिकली, उसी से ही उसके इनपुट आउटपुट जा रहे होते हैं। एंड मोस्टली आपके पास जो आपका इंटरप्ट्स होते हैं IO से रिलेटेड, वो इंटरप्ट की जो बस होती है उसी में ही एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। सो IO ऑल्सो हैज़ द सेम काइंड ऑफ जॉब्स, यानी कि इनपुट आउटपुट आ रहा है, फिर उससे रिलेटेड उसका इंटरप्ट जनरेट हो रहा है। इंटरप्ट जनरेट करने के लिए जो है आपके पास आपका ड्राइवर होता है, ड्राइवर इंटरप्ट जनरेट करने वाली सिस्टम कॉल को बुलाता है, फिर वो CPU को इंटरप्ट जाके करता है, और फिर CPU को बोलते हैं कि ठीक है आई एम गिविंग यू सम साइकिल, तो आप इतनी देर के लिए डेटा जनरेट करें। फिर होता क्या है कि जैसे ही उसको सिग्नल मिल जाता है कि CPU आपको मिल चुके हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि जो हर IO डिवाइस जो होती है उसके पास एक कंट्रोलर होता है, वो कंट्रोलर बेसिकली इंटरप्ट जनरेट करने के लिए ड्राइवर को कहता है, जो डिवाइस का ड्राइवर होता है। तो जब उसे CPU मिल जाता है कि आप इतने साइकिल्स के अंदर अंदर डेटा करें, तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर उस कंट्रोलर के अंदर जो होता है IO डिवाइसेस के एक बफर होता है, फिर उसने जितना डेटा इनपुट करना होता है या आउटपुट करना होता है वो उतनी देर के लिए उसमें फिर इनपुट या आउटपुट कर देते हैं। जैसे ही उसने उतना डेटा कंट्रोलर के थ्रू बफर में स्टोर कर लिया या रीड कर लिया या राइट कर लिया, देन वो दोबारा इंटरप्ट जनरेट करता है ड्राइवर के थ्रू। ड्राइवर जाके CPU को बताता है कि भाई हमने डेटा रीड कर लिया या फिर हमने डेटा राइट कर लिया। तो इस तरीके से आपका IO सब सिस्टम काम कर रहा होता है। ओके, फिर आ जाते हैं आर्किटेक्चर्स। आई थिंक मैंने ये आप लोगों को आई थिंक होम टास्क दिया था। आई सेड कि आप लोग इन टर्म्स को बेसिकली पढ़ के आइएगा, इंक्रीज थ्रूपुट, इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी। मैं इस चीज़ को दोबारा रिवाइज करूँगी कि आप लोगों ने मुझे क्लास में ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। नोट हियर एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, ये मैंने आई थिंक क्लास में बता दिया था आप लोगों को कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स ऑफ द प्रोसेस, तो सॉरी सिस्टम्स। तो उसमें हमारे पास जो एसिमेट्रिक होता है उसमें अगर फॉर इंस्टेंस मेरे पास 4 कोर हैं इन विद इन अ प्रोसेसर, तो उसमें एक कोर जो होता है वो आपका मास्टर प्रोसेसर होता है, वो कोर होता है, वो बाकी के जो कोर हैं उनको बताता है कि क्या काम करना है, ठीक है। तो और जो सबको काम बता रहा होता है वो एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसकी जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो भी डिफरेंट होती है। और जो सिमेट्रिक है विच इज़ जो नॉर्मली आपके पास जो जनरल आपके पास कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं उनमें यूज़ हो रहा होता है सिमेट्रिक, उसमें ये होता है कि सब के सब साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो पैरेलल सिस्टम के लिए भी यूज़ होते हैं, बट वो डायरेक्टली पैरेलल काम नहीं कर रहे होते, यू इम्पोज दैम कि दे हैव टू वर्क इन अ पैरेलल फॉर्म, इन अ पैरेलल फैशन बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बेसिकली सिमेट्रिक परफॉर्मेंस, ठीक है। विद इन अ प्रोसेसर आपके पास होता है, ये मल्टी प्रोसेसर था जिसको हमने मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए फिर चेंज कर दिया था। फिर ये विद इन आपके पास प्रोसेसर जो है 2 कोर आपने एलोकेट कर दी, ठीक है। नाउ दे आर टाइटली कपल्ड और इनकी एफिशिएंसी फिर ज़्यादा होती है आपके पास। और यहाँ पे एफिशिएंसी क्यों ज़्यादा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये जो बीच में जो एक लाइन नज़र आ रही है इससे क्या होता है कि इनको अलग अलग से कम्युनिकेशन चैनल कम्युनिकेट करना पड़ता है, जिसका डिले आता है, जिसकी वजह से ये इतने एफिशिएंट नहीं होते। अब यहाँ पर क्योंकि ये क्या है डायरेक्ट विद इन अ चिप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट्स वाई ये ओवरहेड इनके ऊपर से हट गया। देन हमारे पास एक क्लस्टर सिस्टम आता है। क्लस्टर सिस्टम में ये होता है कि जहाँ पर CPU सारे के सारे एक ही जैसी एक ही कॉन्टेक्स्ट का काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्लस्टर सिस्टम कहेंगे।
अच्छा, और फिर इन्वायरमेंट्स मैंने डिटेल में आई थिंक लास्ट टाइम कर लिए थे कि एक तो मोबाइल फ़ोन आपके पास हो गया और ट्रेडिशनल यही जो आपके पास एक पर्टिकुलरली सिस्टम पड़ा हुआ और आप उसे यूज़ कर रहे हो। देन क्लाइंट सर्वर में एक जो है सर्विस देता है और एक जो है रिक्वेस्ट कर रहा होता है। पीयर टू पीयर में क्या था कि आपके दोनों ही क्लाइंट एंड सर्वर दोनों जो है वो बेसिकली इंटरचेंजेबल होते हैं उसके रोल। एक टाइम पे एक क्लाइंट बनता है तो दूसरा सर्वर, फिर थोड़ी देर के बाद वही जो सर्वर होता है वो क्लाइंट एज अ बन सकता है और क्लाइंट जो है वो सर्वर बन जाता है। दैट इज़ अ पीयर टू पीयर। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने ये कहा था कि वी हैव अ सिस्टम, बट उससे रिलेटेड जो हम लोग रिसोर्सेज वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती हैं। दे आर समवेयर एंड वी डोंट हैव आइडिया कि वो कहाँ होती है। तो इस पर्टिकुलर आइडिया को हम लोग जो है वो बेसिकली क्लाउड कह रहे होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कह रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूट कहाँ हो रहा है, वो जिस पर्टिकुलर मशीन पे आप इस चीज़ को अपनी एप्लीकेशन वगैरह को चला रहे हैं, जिस सीपीयू वगैरह पे, वो आपका अपना लोकल सिस्टम नहीं होता, वो किसी और सीपीयू पे आप चला रहे हो। तो और वो सीपीयू कहाँ होता है, वो कहीं समझने के बादलों में पड़ा होता है। बादलों में नहीं, कहीं कहीं ना कहीं फिजिकली वो ज़रूर एग्जिस्ट करता है, बट यू डोंट हैव आइडिया कि वो किस पर्टिकुलर नॉर्थ या फिर साउथ पोल पे पड़ा हुआ है। साउथ पे तो नहीं होता, आई थिंक नॉर्थ पे ही पड़ा होता है। ऑलराइट, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने देखा कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज से रिलेटेड आपको सर्विसेज प्रोवाइडेड हो। इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर बेस्ड, इट कुड बी अ प्लेटफॉर्म बेस्ड एज वेल। ठीक है, देन क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम आए, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमें वेदर रीडिंग के लिए या फिर न्यूक्लियर का ऑपरेटिंग सिस्टम कर लें, नासा का कर लें, इस तरह के जो आपके पास रियल टाइम जिनको कंप्यूटेशन चाहिए होती है, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये फिर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओपन सोर्स होते हैं, सच एज योर क्या नाम है, लिनक्स हो गया। ठीक है, तो ये उनकी बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। एंड देन वी हैव स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हमने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट्स सिंपली अ प्रोग्राम। ठीक है, हमने देखा है कि हाँ वाकई में एक प्रोग्राम होते हैं, उसको हम उस बेसिक प्रोग्राम को हम कर्नल का नाम देते हैं। ठीक है, जो कि सबको हैंडल कर रहा होता है, और उसी प्रोग्राम से फर्दर सारे के सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट हो रहे होते हैं। तो अगर ये प्रोग्राम है तो एक प्रोग्रामर बेसिकली कुछ ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता होगा इनको डील करने के लिए, इनको राइट करने के लिए। तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल प्रोग्राम और अ प्रोग्राम दैट वी राइट एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम? सो देयर इज़ नो डिफरेंस। यहाँ पे कर्नल के अंदर जो हम लोग डायरेक्टरीज बना रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं, फिर उसको जो हम लोग मेमोरी एलोकेट करें, वो सारी की सारी जो है वो बेसिकली आपकी यही फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स की ही एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। सच एज वी हैव स्टडीड के लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर जो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोगों ने सर्च वगैरह करना है तो उसके लिए हम लोग कर्नल के अंदर जो है वो ट्रीज़ वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं। ये नॉर्मली फाइलिंग के लिए यूज़ हो रहा था ट्री का बेसिकली। क्लियर? फिर उसके अलावा अगर मुझे, जैसे हमने देखा था कि सिस्टम कॉल्स जो होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टेबल में या एरे में स्टोर हुई हुई होती हैं, तो वो जो हम लोग स्टोर करते हैं वो किसी न किसी बेसिस पे हम उनको एफिशिएंटली स्टोर कर रहे हैं ना। इसका मतलब है कि मैं कोई ना कोई एक हैशिंग फंक्शन यूज़ कर रही होंगी जिसके थ्रू उनका इंडेक्स कैलकुलेट करती हूँ, एंड देन उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैं उनको स्टोर कर देती हूँ। तो इसी तरीके से आपका पूरा कर्नल का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो मेंटेन हो रहा होता है, एंड इट डज़ नॉट यूज़ एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स के कुछ नया ही होगा जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड किया गया या प्रोग्राम किया गया। इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स को जो फंडामेंटली आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इन्हीं से ही बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा प्रोग्राम किया जाता है। क्लियर? सो दैट वाज अ रिकैप ऑफ द चैप्टर 1। इसको अब बंद करते हैं। अब हम जो कल हमारी क्लास हुई थी उसमें तो होपफुली आप लोगों को कुछ ना कुछ याद होगा। ठीक है, और इसमें जो है ये आप लोगों की पहली वाली क्लास थी, उसी से ही रिलेटेड मैं जो है टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग जो है वो बेसिकली हर क्लास के साथ साथ ही हो जाएंगे एक तरह से। ओके, जो आप लोगों की फर्स्ट क्लास थी, आई नो कि वो आप लोगों की बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरी थी, बट नाउ इफ़ यू रिकॉल देम तो शायद एवरीथिंग विल बी मेकिंग सेंस टू यू कि हम लोग क्या अब तक बातें करते आए हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर था वो बेसिकली था, इससे पहले जो चैप्टर 1 था इट वाज अ ओवरऑल हर एक पर्टिकुलर चीज़ का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि आगे कौन कौन से चैप्टर आएंगे। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया कि सिस्टम आर्किटेक्चर्स क्या थे वो हमने पढ़ लिया, वो हमारा वो क्योंकि हार्डवेयर से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका कुछ काम नहीं। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट बेस्ड है, तो सारे के सारे सिस्टम कॉल उसमें एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपका कर्नल जो है वो प्रोसेस को मैनेज करता है, तो हमने प्रोसेस मैनेजमेंट को देख लिया। फिर उसके बाद आईओएस को देख लिया। फिर उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट हो गया उसमें। फिर उसमें हम लोगों ने देखा हम एक टाइमर सेट कर रहे होते हैं, इसका मतलब कि शेड्यूलिंग का भी एक चैप्टर आएगा जिसमें टाइमर को हम लोग चेक कर रहे होंगे। तो वो हर पर्टिकुलर चैप्टर का कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन था एक तरह से। ठीक है, नाउ एक्चुअली द ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन स्टार्ट्स कि इन विद इन वो एक पूरा एक सिस्टम था, यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो बेसिकली कौन कौन सी हो सकती हैं विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं उन्हें हम लोग कैटेगराइज करते हैं। वी हैव सम सर्विसेज रिलेटेड टू द यूज़र एंड सम सर्विसेज विच आर फॉर द सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। तो यूज़र से रिलेटेड जो सर्विसेज थी उसमें सबसे पहला तो आता है कि यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करना आना चाहिए, उसके लिए उसे एक अदर यूज़र इंटरफेस चाहिए, ठीक है। ये पहली सर्विस थी। अब उसकी इंटरफेस की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, वो कमांड लाइन भी हो सकता है, वो ग्राफिक भी हो सकता है, वो टच स्क्रीन हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फिर उस यूज़र को एक सर्विस ऐसी चाहिए कि अगर वो किसी एप्लीकेशन को चलाए तो वो ऑटोमेटिकली कर्नल उसको एक्सेप्ट कर ले। अब यूज़र को ज़्यादा मुशक्क़त ना करनी पड़े कि प्रोग्राम उसको ज़बरदस्ती चलवाने पड़े या फिर उसको और भी ज़्यादा काम करना पड़े। सो ये भी एक सर्विस है कि अगर वो किसी भी एप्लीकेशन को खाली क्लिक करता है डबल तो वो चल पड़े एक तरह से, ठीक है। दैट इज़ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फिर उसके बाद IO ऑपरेशंस, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो चलें उसके पास, ठीक है। उसको अलग से खुद कुछ ना करना पड़े, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो जैसे ही रिक्वेस्ट करे ऑपरेटिंग सिस्टम उनको रीड कर ले, उनके ड्राइवर्स को इन्वोक करे और उनको रीड कर सके। फिर उसके बाद फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। अब उसको कर्नल के अंदर डायरेक्टरी में जाके जो है फाइल ना बनानी पड़े, वो कहीं पे भी अगर क्लिक करके न्यू करे और फाइल करे तो उसके पास वो फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए। तो ये भी एक सर्विस होगी ताकि वो अपना डेटा वगैरह स्टोर कर सके सही से। देन इसके अलावा अगर वो एक प्रोसेस के अंदर लेट सपोज के दूसरे प्रोसेस की कोई भी डेटा को रीड करना चाहे, जैसे हम लोग देखते हैं ना हमारे पास एक प्रोसेस आता है कि मैंने किसी एक वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है। अब वहाँ पर मुझे अपना कुछ डेटा अपलोड करना है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो मैं अपलोड का बटन दबाती हूँ तो मेरे पास क्या होता है, सिस्टम की जो सिस्टम का जो पाथ है वो बेसिकली ओपन हो जाता है। अब मैंने वेबसाइट तो एक इंटरनेट पे ओपन की है, अब वो जो है वो उसका प्रोसेस एक्सेस कर रहा है मेरी डिवाइस की स्टोरेज को, अब वहाँ से मुझे जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है वो अपलोड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इंटरनेट का जो एक प्रोसेस है वो कम्युनिकेट कर रहा है मेरे सिस्टम के लोकल प्रोसेस से, तो इसका मतलब है कि ये कम्युनिकेशन भी इन बिटवीन प्रोसेस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है तो मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, CPU से रिलेटेड हो या मेमोरी से रिलेटेड हो कुछ भी, तो OS के पास हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर कैटेगरी होनी चाहिए और उससे रिलेटेड उसकी हैंडलिंग भी होनी चाहिए। एक तो उसको डिटेक्ट भी कर सके, ठीक है, उसको अलग से मुझे ना बताना पड़े कि यहाँ पे एरर आ रहा है, उसे वो खुद ही डिटेक्ट करे एंड देन उसके बाद वो उसको हैंडल भी कर सके। ये यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो। देन उसके अलावा अब जो हमारे पास ये वाली जो बेसिकली सर्विसेज आ रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये सिस्टम के अपने लिए हैं बेसिकली। सबसे पहला आता है कि किस तरीके से वो जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करेगा। तो उसके पास एफिशिएंट ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो एट द सेम टाइम CPU भी एलोकेट कर रहा हो, IO डिवाइसेस भी एलोकेट कर रहा है, मेमोरी एलोकेट कर रहा है, एट्सेट्रा सारी चीज़ें। तो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से सारी रिसोर्सेज को एलोकेट करे, ऐसे उसके पास सर्विसेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिर उसके बाद लॉगिंग, यानी कि और इसके बाद मतलब लॉगिंग क्या था कि इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है वो। लॉगिंग में किस तरह से कि कौन सी डिवाइस किसको मिली हुई है, किसको कितनी मेमोरी एलोकेट हुई हुई है, किसको कौन सी जो डिवाइस मिली हुई है वो डिवाइस इस वक्त किस स्टेटस पे पहुंची हुई है, एट्सेट्रा। ये सारी इन्फॉर्मेशन है बेसिकली, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्विस है जो कि सिस्टम के पास मौजूद होती है। एंड वी हैव सीन कि हमारे पास हमेशा जो फायरवॉल होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन फायरवॉल जो अगर हम कहें तो वो हमारे पास एक तरह से सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी जो होता है वो बेसिकली आपके ओवरऑल जो सिस्टम है ना उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने वो जो टाइमर यूज़ किया था ना, टाइमर के हम लोग 4 सेकंड्स के बाद जो है CPU को इस प्रोसेस से छीन लेंगे, फिर किसी दूसरे को दे देंगे ताकि एक ही प्रोसेस जो है वो CPU को ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ ना करता रहे। दैट इज़ अ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं सिस्टम में वो बेसिकली इंटरनल रिसोर्सेज की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं। और जो सिक्योरिटी दैट कम्स इन द टर्म्स कि आप एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं उससे जो है अपने सिस्टम को सिक्योर रखें, दैट इज़ अ सिक्योरिटी। क्लियर? सो ये डिफरेंस आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि व्यू हमारे पास नॉर्मली जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है उसका क्या होगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया, सबसे पहले यूज़र एंड अदर प्रोग्राम्स आ जाते हैं पूरे सिस्टम के, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये सर्विसेज हैं। अब ये जो GUI टच स्क्रीन वगैरह ये सारी की सारी ये तो यूज़र को देता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम कॉल होगी जो कि API होती है, जो कि इंटरफेस होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए। देन ये वाली सर्विसेज हमारे पास आ गई जो कि मॉड्यूल्स भी होती हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में, और इसको ये एक्चुअल सर्विस होती है सिस्टम की अपने लिए, ठीक है। ये यूज़र के लिए नहीं होती है। और इनमें ही इन्हीं को हम लोग मॉड्यूल्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे काम को हम कर्नल कह रहे होते हैं नॉर्मली, जहाँ पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एरर डिटेक्शन, IO ऑपरेशन, फाइल सिस्टम, ये सारा का सारा आपका कर्नल है बेसिकली। देन इस पूरे को मिलाकर
जो ओवरऑल जो मैनेज हो रहा होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देन ये नीचे आप जो है वो हार्डवेयर हो गया। ओके, अब ये डिटेल में है कि आपके पास जो यूज़र को मिलने वाली सर्विस है उसमें आपके पास कमांड लाइन इंटरप्रेटर आ जाता है, यू स्टडी इट, और आप लोग लैब में भी करते रहे होंगे, ठीक है। अभी जो नॉर्मली हम लोग जो शेल की जो टाइप यूज़ करते हैं वो बॉर्न अगेन शेल को यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरप्रेटर को। देन उसके अलावा आपके पास GUI आ जाता है, ठीक है। इसके अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, आप देखते हैं ना, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ डेस्कटॉप के अगर आप लोग थीम्स को डाउनलोड करें तो उसमें आइकन्स थोड़े डिफरेंट और अच्छे से स्टाइलिश और थोड़े क्या कहते हैं एनिमेटेड से आ रहे होते हैं। सो दैट इज़ ऑल यूज़र को दिखाने वाले शश की एक तरह से। देन एक हमारे पास GUI होता है, सॉरी यूज़र इंटरफेस होता है, वो टच स्क्रीन की फॉर्म में होता है, एंड वी नो दैट कि वो हमारे पास डिवाइसेस में डिफरेंटली यूज़ हो रहा होता है। बिलाल एंड में बेटा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। ना करो यार, तुम लोगों को बड़ी जल्दी याद आया ये। अब सही है। मैंने 12 स्लाइड से चला ली हूँ और अभी जाके कह रही मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, सारे सो रहे हैं, सबको मैं फेल कर दूंगी। खैर हमारे पास फिर टच स्क्रीन इंटरफेस आ गया, ठीक है। देन इट्स अ रीकैप, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम टीचिंग यू समथिंग न्यू तो आपका मिस हो गया और समथिंग। इट्स अ फर्स्ट क्लास का टॉपिक, जिन्होंने उस वक्त सुन लिया था तो अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है। अगर नोट डाउन भी किए थे कुछ पॉइंट तो माइट भी जो मैं अभी शायद रिवाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस वक्त अगर किए हो तो आप लोगों ने लिख लिया उस वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास असल चीज़ आती है सर्विस में कि वो सिस्टम कॉल्स हैं। आपके पास मैं ये कहूँ कि यूज़र लेवल पर सर्विसेज है, मैं ये कहूँ कि सिस्टम लेवल पर सर्विसेज, जो भी कुछ है वो सारे का सारे सिस्टम कॉल के थ्रू जो है आपका सिस्टम कर्नल जो है अंडरस्टैंड करता है, बिकॉज वी न्यू द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरप्ट ड्रिवन, ठीक है। एंड इंटरप्ट इज नथिंग बट अ सिस्टम कॉल फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम कॉल क्या है? अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कौन से वो सर्विसेज हैं ये आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, कहाँ गया ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया, IO ऑपरेशन, फाइल सिस्टम, इन सब में से कोई भी चीज़ जो सर्विस एक यूज़र को रिक्वायर्ड होगी या सिस्टम को खुद रिक्वायर्ड होगी, उसके अगेंस्ट हमेशा ये ऊपर एक सिस्टम कॉल है जो कि इन्वोक होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वजह से इंटरप्ट इसी से ही जनरेट हो रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे सिस्टम कॉल से ही इन्वोक हो रहे होते हैं। क्लियर? ओके, तो सिस्टम कॉल आपके पास जो है वो बेसिकली एक फंक्शन है जो कि नॉर्मली सिस्टम लेवल पर जाकर चलता है, और फिर वो सिस्टम लेवल पर जाके इंटरप्ट जनरेट करता है, और उस इंटरप्ट के अगेंस्ट जो है वो फिर मेमोरी में जाकर रेडी होकर एक इंटरप्ट के वेक्टर में बैठता है, फिर वहाँ से CPU उसको बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर होगी बात? अब सिस्टम कॉल क्या होती है? वो बेसिकली इंटरप्ट होता है, तो इंटरप्ट जो है वो बेसिकली कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एक स्पेसिफिक सर्विस का नाम है। अब अगर वो फाइल एक सिस्टम के अंदर जा रहा है तो माइट भी वो इंटरप्ट जो है वो फाइल क्रिएशन से रिलेटेड होगा, वो माइट भी सिस्टम कॉल या इंटरप्ट जो है वो बेसिकली फाइल को डिलीट करने से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वो इंटरप्ट जो है इटसेल्फ वो फंक्शन होता है जिसने एग्जीक्यूट होना होता है, और ये नॉर्मली आपके पास C लैंग्वेज में लिखे होते हैं, क्योंकि जो सिस्टम कॉल लेवल पर जो हम लोगों ने कहा है कि ये जो API होती है, इंटरफेस होती है, वो नॉर्मली हमेशा आपके पास लाइब्रेरी C के नाम से जो है वो डेवलप की जा रही होती है, तो वो C लैंग्वेज की होती हैं। जब भी हम लोगों ने देखा है कि वो कंपेटेबल होती हैं हमेशा, और कंपेटेबल इस वजह से भी होते हैं क्योंकि हमारे पास कंपेटेबल जो API है हम उसी को ही यूज़ कर रहे होते हैं। दिस इज़ योर पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, जो कि नॉर्मली आपके पास जितने भी लिनक्स वगैरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सिस्टम कॉल बने हुए हैं वो सारे के सारे नॉर्मली कंपेटेबल होते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के साथ नॉर्मली। अब अगर किसी और लैंग्वेज में आ जाती है आपके पास एप्लीकेशन, जैसे कि जावा मैं कह दूँ, ठीक है, अगर जावा आ रहा है तो जावा जो है वो बेसिकली पॉसिक्स से इंटीग्रेट नहीं हो सकता। जावा फिर अपनी एक वर्चुअल मशीन के थ्रू जो है वो बेसिकली सिस्टम कॉल इंट्रोड्यूस करवाता है, इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। ओके, इट वाज द काइंड ऑफ एक हमारे पास सीक्वेंस थी कि जब भी कोई एक सिस्टम कॉल यानी कि कोई भी एक इंटरप्ट जनरेट होता है तो उसके अगेंस्ट एक सिस्टम कॉल इन्वोक होता है, और वो सिस्टम कॉल जो है वो बेसिकली जाके CPU के पास एग्जीक्यूट होता है। अब होता नहीं है कि अब काम हालांकि एक ही सिस्टम कॉल से ही होना होता है, लेकिन उसी सिस्टम कॉल की अकम्पलिशमेंट के लिए फर्दर उसके अंदर और सिस्टम कॉल इन्वोक होते हैं। जैसे कि हम लोग ने इस एग्जाम्पल में देखा था कि अगर मेरे पास एक सिस्टम कॉल है यानी कि एक इंटरप्ट जनरेट हुआ है कि मैंने एक पर्टिकुलर सोर्स फाइल से जो डेटा है उसको कॉपी करवाना है एक डेस्टिनेशन फाइल के अंदर,
तो अब आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ जो इंटरप्ट्स होंगे वो इस तरह से जनरेट हो रहे होंगे। ये हमारे पास जितने भी फंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं इन सब के अगेंस्ट कोई ना कोई एक स्पेसिफिक सिस्टम कॉल इंटरप्ट जनरेट करेगी बेसिकली। क्लियर? और फिर ये आपके पास इस तरह से फाइल कॉपी हो रही होगी। ये लास्ट क्लास में डिटेल में हमने देख लिया था कि किस तरह से हो रहा था। एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड एपीआई। जैसे मैंने कहा है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है सारे सिस्टम कॉल जो हैं वो POSIX के अंदर प्रोग्राम हुए हुए होते हैं। ठीक है, ये इंटरफेस होता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन को आपका जो लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक ऐसा इंटरफेस मौजूद है जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन की जो स्टेट है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, कि वो किस तरीके का है, उनके फंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो POSIX है और उस POSIX के अंदर सारे आपके सिस्टम कॉल एग्जिस्ट करते हैं। चलेंगे, इग्नोर दिस वॉइस जो कि बैकग्राउंड में आ रही है। खैर, ये हमारे पास प्रोटोटाइप आ रहा है एक पर्टिकुलर सिस्टम कॉल का। ठीक है, रीड की सिस्टम कॉल थी। अब हर पर्टिकुलर जो सिस्टम कॉल है वो एक डिफरेंट सर्विस के लिए उसकी जो एक प्रोटोटाइप होगी या डेफिनेशन होगी फंक्शन की वो डिफरेंट होगी। ठीक है, फाइल क्रिएट करने की जो सिस्टम कॉल की डेफिनेशन होगी वो वैसी इस तरह की नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ढेर सारे जितने भी सर्विसेज हैं उसके अगेंस्ट डिफरेंट सर्विसेज आपकी इन टर्म्स ऑफ सिस्टम कॉल एग्जिस्ट करती हैं और हर सिस्टम कॉल एक फंक्शन है और उस फंक्शन की कोई ना कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन होगी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि फॉर इंस्टेंस के यूज़र लेवल पर आपने सी पे printf लिखा है, अब वो printf जो है वो कर्नल लेवल पर जाकर रीड में कन्वर्ट होता है। अब ये जो रीड की सिस्टम कॉल है ये बेसिकली आपका वो जो एपीआई है ना POSIX उसके अंदर पड़ा होता है कि इस printf को मैप करो रीड की सिस्टम कॉल से। ना ये रीड का सिस्टम कॉल जाकर आपके सीपीयू को इंटरप्ट करता है कि भी मुझे रीड करना है, कुछ यूज़र डेटा है दे रहा है उसको रीड करना है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये इन्वोक हो रहा होता है। और ये इसका प्रोटोटाइप बताया, पहला वाला जो आपके पास फाइल आ रही है, सॉरी जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है फाइल डिस्क्रिप्टर, यानी कि फाइल डिस्क्रिप्टर ये बता रहा है कि इस फाइल के अंदर आप रीड करने आ रहे हैं या राइट करने आ रहे हैं या फिर इसको एग्जीक्यूट करने आ रहे हैं, बिकॉज दीज आर द मोड्स बेसिकली जिस पे आप काम कर रहे हैं फाइल में। फिर उसके बाद अगर रीड करने आ रहे हैं तो उस रीडिंग वाले जिस डेटा को आप रीड कर रहे हैं तो रीड करते हुए उसको कहीं स्टोर कर रहे होंगे, दैट इज़ अ बफर। ठीक है, फिर उसके बाद कितने बाइट ऑफ डेटा को आप रीड कर रहे हैं तो ये यहाँ पर उसका काउंट आ जाता है। सो ये हमारे पास एक प्रोटोटाइप थी। ओके, सिस्टम कॉल इंटरफेस को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले तो एक एपीआई चाहिए जिसके अंदर सारे सिस्टम कॉल मेरे बिल्ट इन होंगे। तो वो एपीआई हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया कि ज़्यादातर POSIX जो है पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस वो यूज़ होता है। ठीक है, उसके अंदर सारे सिस्टम कॉल एज ए इंटरफेस पाए जाते हैं। अब वो इन्वोक कैसे हो रहे होते हैं वो ये है, ये यूज़र एप्लीकेशन आ गया, यहाँ पे लेट सपोज इन्होंने ओपन की सिस्टम कॉल भेजी, आप लोग लिखते होंगे ना फाइल ओपन। ठीक है, तो ये ओपन का फंक्शन आपने कॉल किया यूज़र लेवल पर। अब ये सिस्टम कॉल इंटरफेस है, ये आपकी यानी कि एपीआई है, POSIX यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब वो इस ओपन की जगह ढूंढेगा, अपने पास एक टेबल बना हुआ होता है। ठीक है, एक वेक्टर की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में आपके पास एक लिस्ट बनी हुई होती है, उसके अंदर सारे सिस्टम कॉल बेसिकली किसी ना किसी उनको कोई ना कोई एक बेसिकली इंडेक्स एलोकेट हुआ होता है। वो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल को ढूंढता है उस टेबल में। अब मिल गया लेट्स सपोज आई इंडेक्स पे। ठीक है, अब वो उसको जाके उसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है उसको इन्वोक करेगा कहाँ, जहाँ जिस सर्विस के लिए वो इन्वोक की गई है तो वो उस सर्विस के फोल्डर के अंदर जाएगा और वहाँ से उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रीड करेगा बेसिकली। फिर उसके बाद रिटर्न करेगा यूज़र को और फिर यूज़र को वो आउटपुट मिल रहा होता है। ओके, फिर आ जाते हैं हमारे पास कि पासिंग कैसे हो सकती है एक सिस्टम कॉल के अंदर पैरामीटर। अच्छा, अब इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे लास्ट टाइम भी कि मिस व्हाट डज इट मीन, कि देखिए अब आपके पास आप सिस्टम कॉल बना रहे हैं ना, तो सिस्टम कॉल तो एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर यकीनन आप हमेशा कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होंगे। वो आर्ग्यूमेंट किस किस तरीके से पास किए जा सकते हैं इट्स अप टू यू, ये उस पर बेस करता है जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है, और ये फिर उस पर भी बेस करता है कि वो पर्टिकुलर सिस्टम कॉल का जो फंक्शन आप बना रहे हैं उससे आप क्या काम ले रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास 3 तरीके हैं किसी भी सिस्टम कॉल के अंदर पैरामीटर पास करने के। सबसे पहला हमारे पास तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट वैल्यू पास करूँ। ठीक है, पास द पैरामीटर इन रजिस्टर, वैल्यू रजिस्टर में सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक है, यानी कि रजिस्टर के अंदर ही मैं डायरेक्ट वैल्यू पास कर दूँ। या फिर दूसरा मेरे पास तरीका ये है आर्गूमेंट पास करने का कि मैं पैरामीटर को स्टोर करूँ
और फिर उसका जो एड्रेस है वो बेसिकली पास कर दूँ, ठीक है, यानी कि रेफरेंस कर दूँ। और तीसरा आपके पास ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट उस प्रोसेस के जो उसको स्टैक वगैरह मिला हुआ है उसमें जो है वो बेसिकली उसकी डेटा को रीड करवाएं। ये मेथड्स हैं, इट्स अप टू यू कि आप किसको यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अब ये सिस्टम कॉल है, अब इसमें मेरे पास देखिए मैंने वॉइड बफर यूज़ किया है ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेटा को नहीं डाल रही, यानी कि अगर मैं चाहती जो मैं बफर के अंदर डेटा को स्टोर कर रही हूँ मैं उसको डायरेक्ट भी तो यहाँ पे लिख सकती थी ना, दैट वुड हैव बीन अ डायरेक्ट पासिंग पैरामीटर इनटू रजिस्टर। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ, मीन्स जो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ पैरामीटर पासिंग की थी यानी कि वी सेंड द रेफरेंस, तो यहाँ पे मैं रेफरेंस वाला काम कर रही हूँ। तो डिपेंड करता है कि सिस्टम कॉल किस चीज़ की है। अगर वहाँ पे ज़्यादा डेटा भेजने की बात हो रही है तो मैं माइट भी यहाँ पे स्टैक को यूज़ करूँगी, ठीक है। और अगर बहुत ही छोटा सा डेटा यूज़ हो रहा है डायरेक्ट, जैसे पाई की वैल्यू मैंने अगर भेजनी है तो मैं उसको तो डायरेक्ट रजिस्टर में स्टोर ही कर दूँगी 3.14, लेकिन मैं क्योंकि रीड कर रही हूँ मल्टीपल डेटा तो मैंने कहा चलो रेफरेंस ही भेज देते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ वे ऑफ पासिंग डेटा इनटू और पैरामीटर पासिंग इनटू सिस्टम कॉल्स, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इट्स नॉट समथिंग हार्ड एंड फास्ट रूल के क्या है क्या नहीं है, ये फंक्शन बनाने के उसको एफिशिएंट बनाने का तरीका है। ओके, नाउ वी हैव एक्चुअली टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम कॉल हमेशा किसी ना किसी एक पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड होते हैं, तो इसका मतलब है कि उस सर्विस के वो जो सर्विस है वो किस चीज़ की है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की है, प्रोसेस मैनेजमेंट की है, या फिर आईओएस से रिलेटेड है, या फिर वो सर्विस सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, या फिर वो सर्विस जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने से रिलेटेड है, या मेमोरी से रिलेटेड है। ये जितनी भी कर्नल के अंदर हमने सर्विसेज देखी है ना मॉड्यूल की फॉर्म में, अब इन सब के अंदर जो है सिस्टम कॉल्स ही आते हैं। तो हर सिस्टम कॉल हर सर्विस को एक्चुअली फैसिलिटेट कर रहा होता है। अब उसके अंदर कितनी टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स आ सकती हैं एक सर्विस को मैनेज करने के लिए, तो ये यहाँ पर उनकी टाइप्स बताई गई हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास सर्विसेज जो है वो प्रोसेस से रिलेटेड है, तो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आपके ये पास ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम कॉल होंगी। एक सिस्टम कॉल होगी प्रोसेस को क्रिएट करने की, एक सिस्टम कॉल होगी प्रोसेस को टर्मिनेट करने की, सच एज फॉर इंस्टेंस आप लोगों ने देखा होगा एग्जिट का एक सिस्टम कॉल हम यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर सिस्टम कॉल, ठीक है। फिर एंड हो गया, अबॉर्ट हो गया, लोड करना, एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस के एट्रीब्यूट, ये सारी प्रोसेस मैनेजमेंट में हम जब आएंगे तो इंशाल्लाह वी विल सी इट इन अ डिटेल। अभी मैं बस ये बता रही हूँ कि जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट की जो सर्विस है उसके अंदर जितने भी सिस्टम कॉल्स यूज़ हो सकते हैं उनकी टाइप ऐसी होंगी कि प्रोसेस क्रिएट कर रहा है, प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहा है, प्रोसेस को कम्युनिकेट कर रहा है, एट्सेट्रा। ये सिस्टम कॉल्स हैं, टाइप्स हैं उसकी। फिर फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड कैसी सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं, फाइल को क्रिएट करनी, फाइल को डिलीट करना, फाइल ओपन करना, क्लोज करना, रीड करना, राइट करना, ठीक है, इस तरह से उसकी परमिशन को चेंज करना, एट्सेट्रा। अच्छा, डिवाइस मैनेजमेंट में भी, अच्छा अब यहाँ पे बच्चों का एक सवाल आया था कि जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे है रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, यानी कि आपने एलोकेट कर दिया डिवाइस को, उस डिवाइस को आपने वापस ले लिया, ठीक है, ये सिस्टम कॉल, इसके हर चीज़ के अगेंस्ट सिस्टम कॉल चल रही होगी। अब यहाँ पे भी रीड है, यहाँ पे भी राइट है, तो कह रहे थे कि मिस अब इसमें डिफरेंट क्या होगा कि एक सर्विस के अंदर भी रीड हो रहा है और दूसरी वाली सर्विस में भी रीड हो रहा है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि आप डिवाइस के अंदर रीड कर रहे हैं या फिर आप फाइल के अंदर रीड करें। तो इसमें फिर क्या होता है, मैं रीड के ही फंक्शन में वापस चली जाती हूँ। नाउ हियर यहाँ पे जो आप ये चीज़ देख रहे हो ना, इंटीजर FD फाइल डिस्क्रिप्टर, नाउ दिस फाइल डिस्क्रिप्टर एक्चुअली टेल्स कि इसके अंदर किसका पाथ स्टोर हुआ है, वो उस पाथ ने जो रिटर्न दिया होगा वो बेसिकली क्या होगा, ठीक है। तो आप जब भी किसी फाइल को जब ओपन करते हैं ना, रीड राइट तो हम बाद में करते हैं, जब भी आप फाइल को रीड कर ओपन करते हैं तो वो जो ओपन करने के बाद आपको ओपन का जो फंक्शन है यानी सिस्टम कॉल है जो रिटर्न देता है ना, वो रिटर्न बताता है कि ये कहाँ पे बेसिकली आपने जाके रीड या राइट करना है, तो उसका वो जो रिटर्न है दैट इज़ FD, ठीक है। तो वो ओपन का फंक्शन आपको जो FD रिटर्न करेगा दैट विल टेल्स कि ये डिवाइस के अंदर जा रहा है FD या फिर ये किसी फाइल के अंदर जा रहा है FD। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं। ओके, फिर उसके बाद फाइल हो गया, डिवाइस भी हो गया, इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस, टाइम सेट कर रहे हैं, टाइम एलोकेट कर रहे हैं, प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस कौन सी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे है, एट्सेट्रा, ये तमाम के। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन होगी। कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से डिफरेंट वे में कम्युनिकेट करता है, एक तो मैसेज पासिंग होती है और एक आपके पास जो है शेयर्ड मेमोरी होती है, डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी बताया है। अब
मैसेज पासिंग से भी आप मैसेज को एक तो रिसीव कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे हो तो यकीनन कोई सेंड भी कर रहा होगा, तो ये डिफरेंट सिस्टम कॉल होंगे उसके, सेंड करने के भी, रिसीव करने के भी, ठीक है, और दोनों टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में डिफरेंट होंगे। और इसके अलावा जो अगर आप सेंड करने जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं, तो पहले आपने क्या करना होगा, कनेक्ट होना होगा, आपने कम्युनिकेशन कोई कनेक्शन बनाना होगा, चैनल बनाना होगा। तो वो क्रिएट करने के लिए भी आपके पास कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन सिस्टम कॉल होगी जो कि इन्वोक होगी सबसे पहले। फिर आ जाता है प्रोटेक्शन। ये बेसिकली वही एक्सेप्शंस वगैरह होती हैं या फिर एरर वगैरह जो आपके पास आते हैं, सेगमेंटेशन, अगर किसी चीज़ को आप जीरो से डिवाइड कर दे तो एरर आ रहा होता है, ठीक है, आपके पास क्या कहते हैं, डिविजनल एरर आ रहा होता है एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी एरर हैंडलिंग होती है आपके पास। और इसके अलावा ये प्रोटेक्शन क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है, तो गेट परमिशन, सेट परमिशन, अगर मैं किसी फाइल को जो है सी एच मोड कर दूँ, तो मैं उसको अगर कर दूँ कि -x यानी कि एग्जीक्यूशन की मैंने उससे परमिशन ही ख़त्म कर दी, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा फिर। ओके, नाउ दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि हमारे पास जो, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास जो सिस्टम कॉल्स होती हैं वो बेस्ड करती हैं आपकी एपीआई पे, आप कौन सी एपीआई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। अब लिनक्स जो है वो बेसिकली पॉसिक्स को यूज़ करता है, और पॉसिक्स के अंदर सारी एपीआई के अंदर जो सिस्टम कॉल होती है वो इस फॉर्म में लिखी होती हैं, ये जो यूनिक्स के नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ विंडोज़ में जो है वो बेसिकली जो विंडो 32 की एपीआई यूज़ होती है उसके अंदर इस तरह से सिस्टम कॉल लिखे हुए होते हैं, उनकी डेफिनेशन ऐसी होती है। तो देर इज़ अ डिफरेंस, इवन तो काम एक ही जैसा कर रहे होते हैं, बट देर इज़ अ डिफरेंस इन प्रोग्रामिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों में से किसी से सवाल करूँ, कोई भी मुझे जवाब दे दे, एक वेटेज दूंगी कि यहाँ ये अब यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे फोर्क है, फोर्क जो है वो बेसिकली कोई प्रोसेस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और एग्जिट उस प्रोसेस को किल कर देगा। वेट, वो प्रोसेस किसी चीज़ का वेट करता रहेगा, स्लीप पे चला जाएगा, ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। ओपन फाइल्स वगैरह को रीड करने के लिए ये यहाँ पे सर्विसेज लिखी हुई हैं आपके पास, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, एंड देन उससे रिलेटेड जो सिस्टम कॉल्स हैं वो इस साइड पे लिखी हुई है। क्लियर? अच्छा, अब ये जो हैं बेसिकली, फॉर इंस्टेंस यहाँ से अब मैं किसकी बात करूँ, फॉर इंस्टेंस रीड पे ही हम आ जाते हैं, ठीक है। अब यूज़र लेवल पर आपने चलाया है प्रिंट एफ का फंक्शन, और वो आकर सिस्टम पे चलता है रीड। तो अगर मैं इसी रीड वाले फंक्शन को यूज़र लेवल पर प्रिंट एफ की जगह जाके भी लिखूँ ना, तो स्टिल ये चलेगा। अब क्यों चलेगा, उसकी कोई मुझे अगर वजह बता दे, तो कोई रीज़न बता दे कि क्यों चल सकता है ये बेसिकली। एक वेटेज दूंगी, एक वेटेज। एनीवन? क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन सेज के भाई जैसे मैंने यूज़र लेवल पर सी लैंग्वेज के अंदर लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, अब उसके अगेंस्ट जो एपीआई सिस्टम कॉल इन्वोक करेगी वो होगी रीड। सही? रीड होगी या राइट होगी? आई थिंक राइट होगी, सॉरी, रीड नहीं होगी, हाँ राइट होगी, ठीक है, राइट होगी। तो राइट सिस्टम कॉल वो करेगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं प्रिंट एफ की जगह डायरेक्ट राइट भी लिख सकती हूँ, लेकिन जहाँ राइट की सिस्टम कॉल है मैं वहाँ पे प्रिंट एफ नहीं लिख सकती। ऐसा क्यों? अब चलिए इसका एक और भी मैं आपको बता दूं, शायद आपको क्लियर हो जाए। यानी कि मुझे सिस्टम लेवल पर रहने वाली प्रोग्रामिंग जैसे कि राइट, रीड, ये जो अभी हमने यूनिक्स का देखा है, ठीक है, ये वाली सिस्टम कॉल अगर मैं सारी की सारी याद करूँ, स्टिल आम अ सिस्टम प्रोग्रामर, या फिर मैं यूज़र लेवल पर एक प्रोग्रामर बन जाऊँ, यानी कि मुझे सिर्फ प्रिंट एफ वगैरह पता है लेकिन मुझे ये नहीं पता प्रिंट एफ के अगेंस्ट क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो एक प्रोग्रामर ये यूज़र लेवल का है, और एक प्रोग्रामर वो है जिसको सिस्टम के लेवल पर भी रहते हुए प्रोग्रामिंग करने आती है। तो किस लेवल पर प्रोग्रामर जो है वो बेसिकली ज़्यादा सही है, यानी कि प्रोग्रामिंग करना सिस्टम लेवल पर सही है या फिर प्रोग्रामिंग यूज़र लेवल पर करना सही है? विच प्रोग्रामर विल बी मोर एट द सेफ साइड एक्चुअली? यूज़र लेवल पर। हमजा बताओ क्यों यूज़र लेवल पर?
मैम क्योंकि यूजर लेवल पर उसको क्या नाम है, जैसे आपने बताया भी रीड और राइट के जो फंक्शंस हैं, जो ऐसे सिस्टम कॉल्स हैं, वो हम्म पहले से डिफाइन है। तो वो अगर कोई भी काम, फॉर एग्जांपल जैसे कि वो कोई भी काम कर रहा है तो हम्म उसके आगे सिस्टम कॉल जनरेट हो रही है रीड और राइट। लेकिन अगर हम सिस्टम लेवल पर जाकर अगर हम यूजर लेवल सिस्टम कॉल भेजें, मतलब फंक्शन भेजें जैसे राइट, वो प्रिंट एफ या फिर स्कैनर, तो वो रीड नहीं कर सकता। लेकिन जो यूजर लेवल पर हम प्रिंट एफ वगैरह फंक्शन लिखते हैं तो उसके थ्रू हम ऑटोमेटिकली रीड और राइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब हम काम printf और scanf पे कर रहे होते हैं, और हम यूजर लेवल फंक्शन सिस्टम कॉल्स भी, वो सिस्टम लेवल फंक्शन को सिस्टम कॉल्स भी हम एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और बहुत अच्छा सा जवाब दिया है। मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देती हूँ कि देखो बेटा, अगर यूज़र लेवल पर मैं रहती हूँ ना, देखो एपीआई हर ऑपरेटिंग सिस्टम देता है कि भाई मेरे पास इस एपीआई का मतलब क्या होता है। एपीआई का मतलब ये है कि मैं यूज़र लेवल के एप्लीकेशंस को ये बता रही हूँ, मेरे पास रीड, राइट, ओपन और प्रोसेस क्रिएशन के प्रोटोटाइप फंक्शन के ये हैं। तो अब अगर तुम यूज़र लेवल पर कोई भी इनके अगेंस्ट फंक्शन कॉल करोगे तो उनको इन प्रोटोटाइप्स को देखते हुए बनाना, ताकि वो फिर इसकी जगह पर सही से कॉल हो सके उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग सीख लूँगी ना डायरेक्ट, ये अपना जैसे फॉर्क हो गया या फिर एग्जिट हो गया, प्रोसेस क्रिएशन क्या थे, रीड राइट वगैरह, उससे फिर क्या होगा कि मैं यूज़र लेवल पर जो मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, वो मुझे नहीं आएंगी। मैं सिस्टम स्पेसिफिक हो जाऊंगी। क्लियर। लेकिन अगर मुझे सी लैंग्वेज आती है यूज़र लेवल की, तो उसको मैं मैक पे भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं उसको लिनक्स पे भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं उसे विंडो पे भी यूज़ कर सकती हूँ प्रोग्रामिंग के लिए डेव को यूज़ करते हुए। लेकिन अगर मैंने सिस्टम लेवल की अपने प्रोग्रामिंग सीख ली ना, तो वो हर सिस्टम की प्रोग्रामिंग तो डिफरेंट है। मैंने अभी देखा, आपको दिखाया ना, फंक्शंस टाइप जो है वो विंडोज़ में डिफरेंट होती है, लिनक्स में डिफरेंट होती हैं। अब अगर मैं सिस्टम लेवल पर वो प्रोग्रामिंग सीख लूँगी ना, तो मुझे यूज़र वो फिर मैं सिस्टम स्पेसिफिक हो जाऊँगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ लिनक्स की प्रोग्रामिंग आ रही होगी, यहाँ पर मुझे ऑपरेट विंडोज़ की सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली आ रही होगी। क्लियर। तो अगर आप यूज़र लेवल पर रहते हुए प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो यू आर मोर फ्लेक्सिबल टू अप्लाई और यूज़ दैट प्रोग्रामिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एपीआई प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरह से फिर यूज़र लेवल पर प्रोग्रामिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और फीजिबल होती है एक तरह से। क्लियर। आई होप के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और रहता है इसमें, इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। यहाँ से आपके पास प्रिंट एफ जो है वो हम लोग कॉल कर रहे हैं, फिर उसकी जगह जो है वो स्टैंडर्ड एपीआई से जो है वो बेसिकली क्या होगा, राइट का फंक्शन कॉल होगा और वो लिस्ट में जाएगा, राइट की सिस्टम कॉल को बुलाएगा एंड देन आउटपुट प्रिंट कर रहा होगा। फिर ये बूट लोडर था हमारे पास। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से जो है वो बेसिकली स्टार्ट कर देंगे स्टडी करना। फिर इसमें आगे कितना रह जाएगा, आई थिंक इट्स ऑल, ये तो नॉर्मली हमने पढ़ा है। और सुबह हम लोगों ने, कल जो क्लास थी वो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट की थी। तो होपफुली अब हम लोग जो है वो बेसिकली दूसरे सेक्शन के साथ साथ ही रहेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें। किसी ने सवाल किया था, वो क्या सवाल था भाई, कौन क्या पूछ रहा था? मिस, मोबाइल फ़ोन में वर्चुअल रैम जो होता है, इज़ इट सिमिलर टू वर्चुअल मेमोरी? यस। वर्चुअल मेमोरी बेटा होती ही स्टोरेज है, ठीक है। आपका जो रैम होता है ना, रैम रैम जब भर जाता है ना पूरा, तो वो क्या करता है कि जो स्टोरेज होती है ना, हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है, वो जो स्टोरेज होती है उसको एज अ रैम यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, और उसको हम बेसिकली करते हैं वर्चुअल मेमोरी। और क्योंकि वो वर्चुअल होती है तो वी हैव नो आइडिया कि कितनी ज़्यादा है, तो वो इन्फिनिटी कंसिडर की जाती है। क्लियर। सो वर्चुअल मेमोरी इज़ कि जो आप स्टोरेज को एज अ रैम के तौर पर यूज़ करें, दैट इज़ वर्चुअल मेमोरी। क्लियर। कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? चलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, और ये इसको मैं